सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देखकर दिमाग घूम जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नडी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। यही फीलिंग आती है ना, स्क्रीन पर जो दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही, इतने सारे टॉपिक्स, इतनी सारी हेडिंग्स। बट रिलैक्स, इस सेशन के एंड तक चैप्टर 1 की हर हेडिंग आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के मीनिंग से, फिर उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस को समझेंगे। उसके बाद लेवल्स और फंक्शंस को कवर करके एंड में एक क्विक रिकैप और कुछ एग्जाम विनिंग टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट है क्या? इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर फोकस करना है। तो इस डेफिनेशन के 3 हीरो वर्ड्स हैं: प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी ये एक सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा, जिससे काम करवाया जाता है। और मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली यानी टाइम पर और एफिशिएंटली यानी मिनिमम कॉस्ट पर अचीव करना। इन 3 वर्ड्स को समझ लिया तो पूरी डेफिनेशन क्लियर है। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। चलो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कंपनी का टारगेट है एक साल में 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। मैनेजर ने डबल शिफ्ट लगवाकर टारगेट पूरा कर दिया क्योंकि बार बार पावर फेलियर हो रहा था। यहां मैनेजर इफेक्टिव तो है क्योंकि काम पूरा हो गया, एंड रिजल्ट अचीव हो गया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि डबल शिफ्ट से कॉस्ट बढ़ गई। तो याद रखिए, इफेक्टिव मतलब एंड रिजल्ट अचीव करना और एफिशिएंट मतलब कॉस्ट बेनिफिट को ध्यान में रखना। एक अच्छा मैनेजर हमेशा दोनों का बैलेंस रखता है। चलिए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। इन पॉइंट से आपको मैनेजमेंट की असली पहचान समझ आ जाएगी। पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट का काम है सारे एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लाकर उन्हीं गोल्स को अचीव करना। सेकंड, इट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल, एक स्कूल हो या क्रिकेट टीम, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके 3 डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी क्या काम करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कौन काम करेगा, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी काम कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये कभी नहीं रुकता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। फिर इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक इंसान पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, ये एक टीम एफर्ट है, राइट? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डायनामिक फंक्शन। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स, जिसने इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने मेन्यू में आलू टिक्की बर्गर जैसे चेंजेस किए। और लास्ट फीचर, मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। ये हवा की तरह है, आप इसे देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चल रही हो, टारगेट्स अचीव हो रहे हों, तो समझ लो वहां अच्छा मैनेजमेंट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है और इससे क्या-क्या फायदे होते हैं। मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के मेन इकोनॉमिक गोल्स हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं: सर्वाइवल यानी मार्केट में टिके रहना, प्रॉफिट यानी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी रिटर्न्स, और ग्रोथ यानी फ्यूचर में एक्सपैंड करना। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट करना, जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल गोल्स से रिलेटेड हैं, जैसे अच्छी सैलरी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव का एक ब्रिलियंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आईटीसी। उनका ई चौपाल इनिशिएटिव रूरल इंडिया को एम्पावर करता है। इससे कंपनी ना सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है, बल्कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
सिंपल है, ये ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करके एफिशिएंसी बढ़ाता है, चेंज को अडेप्ट करके एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी हेल्प करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने से ही जुड़ी हुई है। ओके, अगले सेक्शन में हम मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर यानी उसके लेवल्स और उसके काम यानी उसके फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर है टॉप मैनेजमेंट, जिसमें सीईओ, चेयरमैन जैसे लोग आते हैं। इनका काम है ओवरऑल गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाना। बीच में आते हैं मिडिल मैनेजमेंट, जैसे डिपार्टमेंट मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं और लोअर लेवल को सुपरवाइज करते हैं। और सबसे नीचे होता है ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये लोग डायरेक्टली वर्कफोर्स से डील करते हैं और इंश्योर करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है। अगर समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। अब आते हैं मैनेजमेंट के 5 कोर फंक्शंस पर, जो एक कंटिन्यूअस साइकिल में चलते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, यानी एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। बेसिकली ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम सारे रिसोर्सेज, लोग, पैसा, मटेरियल को एक स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं ताकि प्लान एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद है स्टाफिंग, यानी सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना, रिक्रूट करना और ट्रेन करना। फिर आता है डायरेक्टिंग, जिसमें मैनेजर्स एम्प्लॉयज को लीड, गाइड और मोटिवेट करते हैं। और आखिर में है कंट्रोलिंग, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखा जाता है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में फ्रेश हो जाएं। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझी, जिसके 3 कीवर्ड्स हैं: प्रोसेस, इफेक्टिव, एफिशिएंट। हमने उसके 7 फीचर्स देखे, जैसे गोल ओरिएंटेड और डायनामिक। फिर हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स कवर किए: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इसके बाद 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। और फाइनली 5 फंक्शंस, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। एसेंशियली यही इस पूरे चैप्टर का कोर है। और एक फाइनल एग्जाम टिप, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल मत भूलना। इस पर केस स्टडी आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम टाइम पर खत्म करना, यानी एंड रिजल्ट। और एफिशिएंसी का मतलब है काम मिनिमम कॉस्ट पर खत्म करना, यानी कॉस्ट बेनिफिट। बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल था और आप चाहते हैं कि हम बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह कवर करें, तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। टेंशन बढ़ जाती है कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे रिवाइज होगा। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नोडी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओ। ये है हमारा आज का रिवीजन रोड मैप। हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू करके प्रिंसिपल्स के नेचर और सिग्निफिकेंस को समझेंगे, फिर टेलर और फेयोल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिटेल में देखेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और एंड में कुछ क्विक रिवीजन और एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। ओके, लेट्स डाइव इन। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या। देखो, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इससे 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडीज दोनों होते हैं, जरूर आते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली वो फंडामेंटल ट्रूथ्स या गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में और सही तरीके से बिहेव करने में हेल्प करती हैं। एक चीज याद रखना, ये कोई रिजिड रूल्स नहीं है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस हैं। जैसे टोयोटा कंपनी अपने काम में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, जिससे उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रिंसिपल्स को आज भी रेलेवेंट बनाती है। अब चलो सेक्शन 2 पर। यहाँ हम इन प्रिंसिपल्स के नेचर यानी उनके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिग्निफिकेंस यानी उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एग्जाम में ये टॉपिक 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है? पहला, ये यूनिवर्सल है, यानी हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट, अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा, ये जनरल गाइडलाइंस हैं,
मतलब ये आपको हर प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते, पर एक डायरेक्शन जरूर देते हैं। तीसरा, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। और चौथा, ये फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं, यानी मैनेजर्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से मैनेजर्स को रियलिटी की यूजफुल इनसाइट्स मिलती हैं। इससे कंपनी के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, यानी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे मैनेजर्स साइंटिफिक डिसीजंस ले पाते हैं जो फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ना कि अंधे विश्वास पर। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे पहले मैनेजमेंट गुरु F.W. टेलर पर। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इनका मेन फोकस था फैक्ट्री के शॉप फ्लोर लेवल पर, यानी जहां एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वहां एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। टेलर के प्रिंसिपल्स का कोर आइडिया इन 3 लाइंस में है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि हर काम को करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करो, ना कि पुराने अंदाजे वाले तरीके। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच आपसी समझ और शांति होनी चाहिए। और कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, पर्सनल गोल्स से ऊपर कंपनी के गोल्स हैं। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये है टेलर की एक टेक्निक जिसे कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें टेलर ने प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल अलग कर दिया। हर वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट बॉसेस से ऑर्डर्स मिलते हैं। प्लानिंग के अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन के अंदर आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इससे स्पेशलाइजेशन तो बढ़ता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, एक वर्कर को 8 लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो फियोल के यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को वायलेट करता है। फंक्शनल फोरमैनशिप के अलावा टेलर ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दी थीं। एक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें काम के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, और दूसरी है वर्क स्टडी, जिसके अंदर कई सारी स्टडीज आती हैं। चलो वर्क स्टडी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वर्क स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे ढूंढना। इसके अंदर 4 स्टडीज आती हैं। मेथड स्टडी में बेस्ट तरीका ढूंढा जाता है। मोशन स्टडी में अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है। टाइम स्टडी में एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है। और फटीग स्टडी में ये डिसाइड होता है कि वर्कर्स को कितने रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए। टेलर के बाद अब बात करते हैं हेनरी फायोल की। जहां टेलर का फोकस शॉप फ्लोर लेवल पर था, वहीं फायोल का फोकस टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने पर था। इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फायोल ने मैनेजमेंट के टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए, जो यूनिवर्सली यानी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स टॉप मैनेजर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच पर जाती है। इन 14 में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका मतलब है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि स्पेशलाइजेशन आए। फिर है एस्पिरिट डेकोर, जिसका मतलब है टीम स्पिरिट, आई को वी से रिप्लेस करना। और एक है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। ये 2 प्रिंसिपल्स में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। इससे कंफ्यूजन अवॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स पर्सन को मार्केटिंग मैनेजर 10% डिस्काउंट देने को कहे और फिनेंस मैनेजर 5% से ज्यादा मना कर दे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक जैसे ऑब्जेक्टिव वाले सारे एक्टिविटीज का एक हेड और एक प्लान होना चाहिए, ताकि एफर्ट्स वेस्ट ना हो। अब आते हैं स्केलर चेन पर। इसका मतलब है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, जो टॉप से बॉटम तक चलती है। कम्युनिकेशन इसी चेन के थ्रू होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में टाइम बचाने के लिए सेम लेवल के एम्प्लॉइज गैंग प्लैंक का यूज करके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर अपने इमीडिएट सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करके। जैसे ई को अगर ओ से बात करनी है तो वो लंबा रूट लेने के बजाय गैंग प्लैंक यूज कर सकता है। अब आते हैं एग्जाम के एक फेवरेट क्वेश्चन पर। टेलर और फायोल के कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या डिफरेंस है? ये कंपैरिजन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा और एग्जाम में हाई स्कोर करने में हेल्प करेगा। चलो इस टेबल को साइड बाय साइड ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, टेलर का पर्सपेक्टिव था फैक्ट्री का शॉप फ्लोर लेवल, जबकि फायोल का था टॉप लेवल मैनेजमेंट। टेलर का फोकस था वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर, जबकि फायोल का फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने पर। टेलर एक साइंटिस्ट थे और फायोल एक प्रैक्टिशनर या मैनेजर, लेकिन याद रखना उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों का एम एफिशिएंसी बढ़ाना ही था। चलिए अब इस चैप्टर को रैप अप करते हैं कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स और एग्जाम टिप्स के साथ।
यहाँ हम वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स अक्सर इस चैप्टर के आंसर्स लिखते वक्त करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज होना। दूसरी गलती, टेलर की टेक्निक्स को फेयोल के प्रिंसिपल्स में लिख देना। आंसर्स में कीवर्ड्स यूज करना मत भूलना। फंक्शनल फॉर्मनशिप के 8 फॉर्मन के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है और हर प्रिंसिपल को सिर्फ हेडिंग लिखकर मत छोड़ देना, उसको आगे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो एक क्विक रैपिड फायर समरी। जब भी टेलर का नाम आए, आपके दिमाग में आना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और शॉप फ्लोर लेवल। और जब फेयोल का नाम आए तो याद रखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये कीवर्ड्स आपको आंसर स्ट्रक्चर करने में हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और प्रोसेस एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। हमने प्रिंसिपल्स के मीनिंग से शुरू करके टेलर और फेयोल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिटेल में समझा है और एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स को भी डिस्कस किया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फेयोल और टेलर के इन सब प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल आपको आज के मॉडर्न स्टार्टअप्स जैसे ज़ोमैटो या क्रेड में सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है और क्यों। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को आसानी से समझेंगे। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। देखो, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, पर केस स्टडीज भी काफी बनती हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट, सारी हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम स्ट्रक्चर्ड फ्लो में कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर डालते हैं। एग्जाम में ये कीवर्ड जरूर याद रखना, सम टोटल एंड आउटसाइड द कंट्रोल। जैसे सोचो, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया या कस्टमर्स का टेस्ट ही बदल गया, ये सब बिजनेस के एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये सभी बाहरी फोर्सेस का एक एग्रीगेट है। फिर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि आपके कस्टमर्स या सप्लायर्स, ये एक पर्टिकुलर फर्म को डायरेक्ट असर डालते हैं, जबकि जनरल फोर्सेस जैसे पॉलिटिकल या सोशल ट्रेंड्स, ये सभी फर्म्स पर मोर और लेस इनडायरेक्टली असर डालते हैं। अगला है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, जो एक सोशल फैक्टर है, तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। फिर इसका नेचर डायनामिक होता है, यानी ये हमेशा बदलता रहता है, कभी स्टैटिक नहीं रहता। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा हो। और कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये समझना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में है रिलेटिविटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन अलग होता है। जैसे इंडिया में साड़ी की डिमांड है पर शायद फ्रांस में नहीं। ठीक है, फीचर्स तो समझ आ गए, लेकिन एज अ बिजनेस मैनेजर इन फीचर्स को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो चलिए देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी है। पहला, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनवायरनमेंट को टाइम पर स्कैन करके आप पहली अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो, जैसे मारुति उद्योग ने स्मॉल कार मार्केट में किया था। दूसरा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई फॉरेन कंपनी मार्केट में एंटर कर रही है तो ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है जिसके लिए आप पहले से तैयार हो सकते हो। तीसरा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस को अपने सारे रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, पैसा, लोग एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। चौथा, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट को समझने से मैनेजर्स मार्केट के चेंजेस को बेटर फेस कर पाते हैं। पांचवा, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फ्यूचर की प्लानिंग हमेशा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ही की जाती है। और आखिर में, ये सब चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की। ये बेसिकली वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं।
इन्हें हम पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, इन 5 हेडिंग्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, लोगों की इनकम, स्टॉक मार्केट, ऐसी सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एकदम से बूस्ट मिलता है क्योंकि लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे। ठीक वैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब आते हैं सोशल एनवायरनमेंट पर। इसमें आते हैं सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे आजकल हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो जिम्स, ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी स्नैक्स की डिमांड बढ़ गई है। या फिर जैसे जैसे वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उससे रेडी टू ईट फूड, क्रैशेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों की डिमांड क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं नए नए साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस। जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने ट्रैवल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है, या ई कॉमर्स ने हमारे शॉपिंग करने का तरीका ही चेंज कर दिया। जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होते वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में शांति और गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो इन्वेस्टर्स आराम से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल अनस्टेबल है तो इन्वेस्टर्स डरते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया भी बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। और पांचवां और आखिरी डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज, लेजिस्लेशंस, कोर्ट के जजमेंट्स एटसेट्रा। एक बिजनेस को इन सभी रूल्स के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पैक्स पर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना एक लीगल कंपल्शन है, जिसे हर कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। साल 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसने इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। चलो देखते हैं कि उससे पहले और उसके बाद क्या फ़र्क आया। देखिए, 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल थी, जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे। प्राइवेट सेक्टर पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी और पब्लिक सेक्टर का ही डोमिनेंस था। लेकिन 1991 रिफॉर्म्स के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ, लाइसेंसिंग सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया। इससे हमारी इकोनॉमी ओपन हुई और कंपटीशन काफ़ी बढ़ा। ये न्यू पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को छोड़कर खत्म कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थीं, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। सरकारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी उनके शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए। फॉरेन कैपिटल पॉलिसी को लिबरल बनाया गया और फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स के लिए ऑटोमैटिक परमिशन दी गई। इन रिफॉर्म्स को हम शॉर्ट में LPG कहते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशन, यानी बिजनेस को लाइसेंस, परमिट, कोटा राज जैसे अननेसेसरी कंट्रोल से आज़ादी देना। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। ये तीनों टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे रीच बढ़ जाती है। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं, ताकि आप एग्जाम में ये गलतियां ना करें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। देखो, एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि आप फीचर्स और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को आपस में मिक्स ना करें। दोनों अलग हैं, उन्हें अलग ही याद रखें। डायमेंशंस को डिफाइन करते वक्त वेग मत होना। स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करें, जैसे हमने डिस्कस किया था। LPG के कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंफ्यूज मत करना। और सबसे जरूरी, अपने आंसर्स में एग्जाम्पल जरूर देना। एग्जाम्पल से आंसर स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और प्रोसेस एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। चलिए अब एक बार सारे की हेडिंग्स को फटाफट से दोबारा देख लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके फीचर्स हैं डायनामिक, इंटररिलेटेड, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इसकी इंपॉर्टेंस है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। इसके 5 डायमेंशंस हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, जिसको हम पेस्टल बोलते हैं। और 1991 रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी में LPG मॉडल इंट्रोड्यूस किया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का कंप्लीट रिवीजन। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क। क्या आप कोई रीसेंट न्यूज़ हेडलाइन को बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस में से किसी एक से कनेक्ट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिन कमेंट। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस, सब कुछ मिक्स हो जाता है ना। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और पॉइंट्स एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। तो ये है हमारा आज का रिवीजन प्लान। हम प्लानिंग की मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, के स्टडीज या PYQs चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये प्लानिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये मैनेजमेंट का फाउंडेशन है, वो पहला स्टेप जिसके बिना आगे का कोई भी काम, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कुछ भी शुरू ही नहीं हो सकता। प्लानिंग का सीधा सा मतलब है एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है जो जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच के गैप को भर देती है। मान लो एक कंपनी को अगले साल अपनी सेल्स 10% बढ़ानी है, तो इस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसके लिए आज जो भी सोचा जाएगा वो सब प्लानिंग है। अब जब मीनिंग क्लियर हो गया है तो चलो देखते हैं प्लानिंग के कोर फीचर्स क्या हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि केस स्टडीज में अक्सर आपको इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला फीचर, प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करती है, यानी हर प्लान का कोई ना कोई गोल जरूर होता है। दूसरा, ये एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरी बात, ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब प्लानिंग हर लेवल पर होती है, टॉप लेवल मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर तक सबको करनी पड़ती है। और चौथा, ये कंटिन्यूअस है, मतलब एक प्लान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये कभी न रुकने वाला प्रोसेस है। देखो, ये स्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा रही है, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। इसे आप एक बिल्डिंग के फाउंडेशन की तरह समझो। अगर नींव ही ठीक से नहीं रखी तो उसके ऊपर आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या कंट्रोलिंग की फ्लोर्स नहीं बना सकते। बिना प्लानिंग के बाकी सारे फंक्शंस डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। हम बीते हुए कल के लिए प्लान नहीं करते, हम आने वाले कल के लिए प्लान बनाते हैं, राइट? इसके साथ ही इसमें डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे पास हमेशा कई रास्ते होते हैं और हमें उनमें से बेस्ट को चुनना पड़ता है। और आखिर में ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये कोई गेस वर्क नहीं है, बल्कि इसमें लॉजिक, इमेजिनेशन और आगे की सोच लगती है। तो अब जब हमने इसके फीचर्स समझ लिए हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर हम प्लानिंग करते ही क्यों हैं? क्या फायदा है इसका? एग्जाम में ये इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स के नाम से आएगा। सबसे पहला फायदा, प्लानिंग हमें एक क्लियर डायरेक्शन देती है। सबको पता होता है कि कंपनी को किस तरफ जाना है। दूसरा, ये अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करती है। देखो, फ्यूचर तो कोई नहीं देख सकता, पर हम आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से तैयार तो हो सकते हैं, राइट? तीसरा, ये ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोक देती है। जब सब कुछ प्लान्ड होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। और चौथा, ये इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, क्योंकि प्लानिंग करते वक्त मैनेजर्स नए नए सोल्यूशंस पर सोचते हैं। इसके अलावा प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को भी आसान बनाती है, क्योंकि हम पहले ही सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्लाइड दिखाती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे इस इमेज में गोल है बॉल को बास्केट में डालना। अगर गोल ही सेट ना हो तो आप परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे? प्लानिंग हमें वो बेंचमार्क देती है जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसलिए याद रखना, नो प्लानिंग मीन्स नो कंट्रोलिंग। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हर चीज परफेक्ट नहीं होती और प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स हैं। इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर प्लानिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इतने फायदे हैं, तो प्लान्स फेल क्यों हो जाते हैं? वेल, इसका जवाब इसकी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में छुपा है, जिनको समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली लिमिटेशन है रिजिडिटी। कई बार प्लान बनने के बाद मैनेजर्स उसे बदलना नहीं चाहते, भले ही हालात बदल गए हों। दूसरा, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में शायद काम ना करे। सोचो, आपने 6 महीने लगाकर एक प्लान बनाया और अगले ही दिन मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, आपका पूरा प्लान फेल हो सकता है। तीसरी, ये क्रिएटिविटी को कम कर सकती है, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट प्लान बना देती है तो नीचे के एम्प्लॉइज बस उसे फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते।
इसके अलावा ये एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस भी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती। एक अच्छे प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करना भी उतना ही जरूरी है। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, द प्लानिंग प्रोसेस। बोर्ड एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको ये सारे स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सीक्वेंस में लिखने हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। चलो इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो एक कंपनी को अपनी सेल्स 20% बढ़ानी है। स्टेप 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इंक्रीज सेल्स बाय 20%। स्टेप 2, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब वो फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशंस बनाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम रहेगी। स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब वो अलग अलग रास्ते ढूंढेंगे, जैसे टीवी एड्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं या नए शोरूम्स खोल सकते हैं। स्टेप 4, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब वो हर रास्ते के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। टीवी एड्स से रीच ज्यादा है पर खर्चा भी बहुत है। स्टेप 5, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सारी एनालिसिस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि डिस्काउंट्स और टीवी एड्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। स्टेप 6, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब इस प्लान को एक्शन में लाया जाएगा, एड कैंपेन्स लॉन्च होंगे, डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। और आखिर में स्टेप 7, फॉलो अप एक्शन। यहां वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे कि प्लान ठीक से काम कर रहा है या नहीं और सेल्स बढ़ भी रही है या नहीं। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। प्रोसेस के अलावा प्लान्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं सिंगल यूज प्लान्स, जो एक प्रोजेक्ट के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई इवेंट का बजट। और कुछ होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, जो बार बार यूज होते रहते हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी या रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस एक रूल है जो हमेशा चलता है। एग्जाम के लिए इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत हेल्पफुल रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में करते हैं, ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सको और एग्जाम में फुल मार्क्स ला सको। सबसे कॉमन गलती है पॉलिसी और प्रोसीजर में कंफ्यूज हो जाना। याद रखो, पॉलिसी क्या सोचना है बताती है और प्रोसीजर कैसे करना है बताता है। दूसरी गलती, प्लानिंग प्रोसेस का ऑर्डर मिक्स कर देना। ये बिल्कुल मत करना, नंबर कट जाएंगे। तीसरी, लिमिटेशन लिखते वक्त शॉर्ट में प्लानिंग डजंट वर्क लिख देना। सही हेडिंग है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। पूरी हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। और आखिरी, आंसर्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ना देना, जैसे इनोवेशन के लिए मिट्टी कूल का एग्जाम्पल या लार्ज स्केल प्लानिंग के लिए इंडियन ऑयल का। ऐसे एग्जाम्पल्स यूज करने से आपका आंसर स्टैंड आउट करता है। तो चलो एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। हमने समझा कि प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना। फिर हमने उसके फीचर्स देखे, जैसे कि ये परवेसिव है और कंटिन्यूअस है। हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की, जैसे ये डायरेक्शन देती है और रिस्क कम करती है। फिर हमने इसकी लिमिटेशंस भी देखी, जैसे रिजिडिटी और हाई कॉस्ट्स। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, हमने 7 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस को समझा, ऑब्जेक्टिव सेट करने से लेकर फॉलो अप एक्शन तक। आई होप अब आपके पास इस चैप्टर का एक सॉलिड ओवरव्यू है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और बाकी चैप्टर्स के रिवीजन के लिए भी चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो आज हमने प्लानिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बोर्ड्स के लिए व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टडी प्लान? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन सब मिक्स होने लगता है। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम चैप्टर 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो ये है हमारा आज का रिवीजन प्लान। हम मीनिंग और प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंस, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और एंड में एक क्विक रीकैप के साथ एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की नींव से, यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। याद रखना, प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम
ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे रिसोर्सेज जैसे पैसा, मटेरियल, मशीन्स, इनको असेंबल यानी इकट्ठा करते हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट यानी जोड़ते हैं ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। बेसिकली कौन क्या काम करेगा, कहाँ से करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। स्कूल फैटे का एग्जाम्पल ले लो, अलग अलग कमिटीज बनती है ना, फूड, डेकोरेशन, टिकटिंग, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट है। अब आते हैं इसके प्रोसेस पर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझो। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी पहले पूरे काम को आइडेंटिफाई करो और उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में बांट दो। स्टेप 2 है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें सिमिलर नेचर के टास्क्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, जैसे सारे मार्केटिंग रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। स्टेप 3 है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिसमें हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल के हिसाब से काम असाइन किया जाता है। और फाइनल स्टेप 4 है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट, एक पूरा हायरार्की बन जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्रोसेस तो समझ लिया, पर आखिर ये करना इतना ज़रूरी क्यों है? चलो इसे भी देखते हैं। देखो, सारे पॉइंट्स लॉजिकली कनेक्टेड हैं। सोचो, जब काम अच्छे से डिवाइड होता है तो क्या होता है? लोग एक ही काम बार बार करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर जब सबको पता है कि कौन किसका बॉस है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स आती है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इससे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। और इन सबका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स, कंपनी आसानी से एक्सपैंड और ग्रो कर पाती है। तो अब जब हमें ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस समझ आ गई है, लेट्स सी कि इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेन ब्लूप्रिंट्स के बारे में, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। हर कंपनी इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। फेमस मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और गलत स्ट्रक्चर बिजनेस की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है या उसे बर्बाद भी कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि सही स्ट्रक्चर चुनना कितना क्रिटिकल है। पहले समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें जैसा नाम से ही क्लियर है, फंक्शन के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है। सिमिलर नेचर के सारे जॉब्स को एक डिपार्टमेंट के अंडर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के सारे फाइनेंस वाले काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे और सारे सेल्स वाले काम सेल्स डिपार्टमेंट में। और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये उन बड़ी कंपनीज के लिए सूटेबल है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है। मान लो एक कंपनी कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और फुटवेयर तीनों बनाती है, तो वो इन तीनों के लिए अलग अलग डिविजन्स बना देगी। हर डिवीजन के अंदर फिर अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एटसेट्रा। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस पे बेस्ड है, जबकि डिविजनल प्रोडक्ट लाइंस पे। फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक क्रूशल पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में किसी एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट या लॉस के लिए किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, लेकिन डिविजनल में हर डिवीजन हेड अपने प्रोडक्ट के लिए सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट के मामले में फंक्शनल इकोनॉमिकल है क्योंकि रिसोर्सेज डुप्लीकेट नहीं होते, जबकि डिविजनल कॉस्टली हो सकता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलो अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट बनाता है और दूसरा वो जो एम्प्लॉयज आपस में सोशलाइज करके बना लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जो टॉप मैनेजमेंट डेलिबरेटली डिजाइन करता है। इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, किसका क्या रोल है, अथॉरिटी किसके पास है, कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा, ये पूरी तरह से रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर चलता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मैनेजमेंट नहीं बनाता, ये एम्प्लॉयज के बीच सोशल इंटरैक्शन से अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। जैसे लंच ब्रेक में सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। इसका कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर या रूल्स नहीं होते, ये पर्सनल फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लान करके बनाया जाता है, जबकि इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है। फॉर्मल में अथॉरिटी पोजीशन से मिलती है, जैसे मैनेजर। इनफॉर्मल में पर्सनल क्वालिटीज से। कम्युनिकेशन का फ्लो भी अलग है। फॉर्मल में ऑफिशियल स्केलर चेन फॉलो होता है, लेकिन इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, यानी र्यूमर्स और गपशप। हमारा फाइनल कोर टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काम को शेयर करने और टीम को एम्पावर करने से जुड़े हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं।
तो इसे बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब है जब एक सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी मैनेजर सारा काम अकेले नहीं कर सकता। डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। पहला एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस। जब एक मैनेजर काम डेलीगेट करता है तो उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी अथॉरिटी भी ट्रांसफर करता है। दूसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि जो काम उसे असाइन किया गया है वो उसे ठीक से पूरा करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, यानी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, मतलब काम के फाइनल रिजल्ट के लिए जवाब कौन देगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती। फाइनल जवाबदेही हमेशा मैनेजर की ही रहती है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करते हैं। डेलीगेशन 2 लोगों के बीच का प्रोसेस है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ये एक जरूरी प्रोसेस है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है जो टॉप मैनेजमेंट लेती है। इसमें अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट लेवल तक डेलीगेट किया जाता है। सिंपल भाषा में डेलीगेशन जरूरी है, इसका स्कोप नैरो है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, इसका स्कोप वाइड है। ओके, तो हमने चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और कुछ एग्जाम टिप्स देखते हैं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत होना। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के मीनिंग क्लियर रखना। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को एक ही चीज मत समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मत भूलना कि अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको अपने आंसर्स में जरूर यूज करना। इनसे आपका आंसर ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्केलर चेन और अकाउंटेबिलिटी। इन्हें हाईलाइट करना मत भूलना। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचो, अगर आपकी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाती है, तो आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करोगे, फंक्शनल या डिविजनल, और क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको और चैप्टर्स इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देखे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इतना सब कुछ है। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम स्टाफिंग चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओ। ओके, चलो इसे शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है इस पावरफुल कोट से। देखो, नारायण मूर्ति कहना चाहते हैं कि एक कंपनी की सबसे बड़ी एसेट उसकी बिल्डिंग या मशीन नहीं, बल्कि उसके एम्प्लॉयज होते हैं। स्टाफिंग बस इसी एसेट को मैनेज करने का फंक्शन है, यानी सही लोगों को कंपनी में लाना और उन्हें बनाए रखना। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम चैप्टर के ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टाफिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझेंगे। उसके बाद प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करेंगे। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होगी। तो सबसे पहले ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज भी आते हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आगे के चैप्टर्स से भी लिंक्ड हैं। स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक एसेंशियल फंक्शन है, इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स तभी अचीव कर सकती है जब उसके पास राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो। हम यही सीखने वाले हैं कि कंपनी ये राइट पर्सन कैसे फाइंड करती है, कैसे सिलेक्ट करती है और फिर उसके स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करती है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, स्टाफिंग। इसका मतलब क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये बोर्ड्स में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टाफिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी जॉब पोजीशंस हैं उन्हें भरना और उन्हें भरा हुआ रखना।
इसमें सिर्फ नए लोगों को हायर करना नहीं आता, बल्कि ये भी इंश्योर करना आता है कि वो लोग कंपनी में टिके रहें। सिंपल वर्ड्स में एग्जाम के लिए याद रखो, पुटिंग पीपल टू जॉब्स। अब स्टाफिंग के फायदे क्या हैं? पहला, आपको काम के लिए कॉम्पिटेंट लोग मिलते हैं। दूसरा, जब सही इंसान सही काम करेगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तीसरा, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर होती है। स्टाफिंग से ओवरमैनिंग यानी जरूरत से ज्यादा लोग रखने से बचते हैं, जिससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। और लास्ट में, इससे एम्प्लॉयज का मोराल भी हाई रहता है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। अब हम देखेंगे कि स्टाफिंग असल में होता कैसे है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके कई स्टेप्स हैं, और हाँ, एग्जाम में प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोसेस शुरू होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने से, यानी कितने और किस टाइप के लोग चाहिए। फिर आता है रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोगों को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन, जिसमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और फाइनली उनकी परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये स्टेप्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टाफिंग प्रोसेस के पहले इंपॉर्टेंट स्टेप को डिटेल में समझते हैं। रिक्रूटमेंट, इसका सिंपल सा मतलब है कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए इनवाइट करना। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये कीवर्ड एग्जाम में ज़रूर लिखना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसका एम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, ताकि कंपनी के पास चूज़ करने के लिए एक बड़ा सा पूल ऑफ कैंडिडेट्स हो। हम यहाँ किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स आएंगे कहाँ से? दो सोर्सेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस का मतलब है कंपनी के अंदर से ही लोगों को प्रमोट या ट्रांसफर करना। इसके फायदे हैं कि ये सस्ता है और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि नए आइडियाज नहीं आते। एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब कंपनी के बाहर से लोगों को हायर करना, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स या जॉब पोर्टल्स से। इससे आपको फ्रेश टैलेंट और वाइडर चॉइस मिलती है, लेकिन हाँ, ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट से हमने कैंडिडेट्स का पूल बना लिया। अब अगला स्टेप है उस पूल में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। और ये देखो, अच्छे से समझना कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ये रिक्रूटमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ हमारा एम अनफिट कैंडिडेट्स को हर स्टेज पर एलिमिनेट करना है, ताकि एंड में हमारे पास सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट बचे। एग्जाम में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी डिटेल्ड होता है। सबसे पहले एप्लीकेशंस की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। फिर जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके अलग अलग सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन डिसीजन होता है, और लास्ट में कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। याद रखिए, हर स्टेप एक एलिमिनेशन राउंड है। अगर समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। ओके, हमने बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब जरूरत है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की और उसे कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाने की। यहाँ रोल आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ये कोट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताता है। अगर आप 1 साल का सोचते हो तो बीज बो दो, अगर 10 साल का सोचते हो तो पेड़ लगाओ, लेकिन अगर लाइफ टाइम का प्लान करना है तो लोगों को डेवलप करो। ट्रेनिंग एक एक्सपेंस नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? पहला, ये एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, हिट एंड ट्रायल नहीं, जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है। दूसरा, इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों बढ़ती है। तीसरा, ट्रेनिंग से हम फ्यूचर के लिए मैनेजर्स तैयार करते हैं, और इससे एम्प्लॉयज का मोराल भी बूस्ट होता है और वो कंपनी में नए चेंजेस को ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं। चलिए अब जल्दी से एक ऐसी गलती डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में इससे बच सको। सबसे कॉमन कंफ्यूजन यही है, स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को इंटरचेंजेबल समझ लेते हैं। क्या ये दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका गोल है टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसका गोल है टू एलिमिनेट अनसूटेबल कैंडिडेट्स। ये इनके बीच का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। इसको एग्जाम में ज़रूर मेंशन करना। अगर ये काम आ रहा है तो 2-3 बार हाइप कर देना और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और प्रोसेस एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। चलिए एंड करने से पहले एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं सारे की हेडिंग्स का।
तो हमने देखा कि स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग पीपल टू जॉब्स। इसकी इंपॉर्टेंस है बेटर परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए। इसका प्रोसेस मैन पावर प्लानिंग से शुरू होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके 2 सोर्सेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेशन होता है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को एनहांस करने के लिए ज़रूरी है। आई होप इस रिवीजन से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिंड कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बना देंगे। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम डायरेक्टिंग के मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर उसके चारों एलिमेंट्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे और एंड में कुछ ज़रूरी एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये डायरेक्टिंग है क्या? देखो, मैनेजमेंट के फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पहले 3 फंक्शंस में यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में हम सिर्फ काम करने की तैयारी करते हैं, एक बेस सेट करते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जो एक्चुअली एक्शन को इनिशिएट करता है, काम शुरू करवाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने कार बना ली, उसमें फ्यूल भी डाल दिया, लेकिन जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करोगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। डायरेक्टिंग बस वही इंजन स्टार्ट करने का काम है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी बताता है कि क्या करना है, उन्हें गाइड करता है कि काम को कैसे करना है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें काउंसल करता है, उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें लीड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। सिंपल शब्दों में कहें तो ये लोगों से काम करवाने का फंक्शन है। अब जल्दी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, इनिशिएट्स एक्शन। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, बाकी फंक्शन सिर्फ सेटिंग तैयार करते हैं, असली काम यहीं से शुरू होता है। सेकंड, इट इज परवेसिव, यानी ये मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। थर्ड, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार डायरेक्शन दे दी और काम खत्म, ये हमेशा चलता रहता है। और फोर्थ, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इंस्ट्रक्शंस हमेशा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आती हैं। अच्छा, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट तो सेम है, इट इनिशिएट्स एक्शन। दूसरा, ये इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। सोचो, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग उन सब के एफर्ट्स को एक कॉमन गोल की तरफ ले जाता है। तीसरा, ये एम्प्लॉयज़ को उनका पोटेंशियल रियलाइज करने में गाइड करता है। और चौथा, ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नया सॉफ्टवेयर ला रही है तो एम्प्लॉय शायद उसे यूज करने से डरे, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर उन्हें मोटिवेट करके, ट्रेन करके उस चेंज को स्मूथली इंप्लीमेंट करवा सकता है। चलिए, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इन्हें आप एक मैनेजर का टूल किट समझ सकते हो, जिनके बिना वो लोगों से काम नहीं करवा सकता। डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यही 4 पिलर्स हैं इस चैप्टर के। इन चारों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, क्योंकि केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सुपरविजन, जिसका सीधा सा मतलब है निगरानी करना। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को ओवरसी करता है, यानी देखता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, और जहां जरूरत हो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो और टारगेट्स टाइम पर अचीव हो जाएं। ये डायरेक्टिंग का सबसे बेसिक और इमीडिएट एलिमेंट है। हमारा अगला एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है लोगों को काम करने के लिए स्टिमुलेट या प्रेरित करना। अब इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो एक इंसान के अंदर से आती है और उसे एक्शन लेने के लिए पुश करती है। एक मैनेजर का काम बस उसी इंटरनल फीलिंग को ट्रिगर करना होता है, सही तरीके से। तो मोटिवेशन को और गहराई से समझने के लिए हम इसके इंसेंटिव्स और इसकी सबसे फेमस थियरी को देखेंगे। और मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यह है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की ज़रूरतें एक हायरार्की यानी एक सीक्वेंस में होती हैं। जब एक लेवल की नीड पूरी हो जाती है तभी वो अगले लेवल की नीड के लिए मोटिवेट होता है। सबसे पहले आती हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान।
जब ये पूरी हो जाती हैं तब आती हैं सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। फिर आती हैं एफिलिएशन नीड्स, दोस्ती, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उसके बाद आती हैं एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, स्टेटस। और आखिरी में आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। देखो, इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका ऑर्डर। एग्जाम में सीक्वेंस को बिल्कुल भी आगे पीछे मत करना। बाय द वे, समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें कैसे? एक तरीका है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी पैसे से जुड़े हुए बेनिफिट्स। इसमें आते हैं पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, स्टॉक ऑप्शंस, जिससे एम्प्लॉइज कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, बोनस, कमीशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इनमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि स्टेटस, एक अच्छी जॉब टाइटल देना, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज देना, जॉब एनरिचमेंट, काम को और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाना, एम्प्लॉय रिकग्निशन, उनके काम को पहचानना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देना, और ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी। अब आते हैं हमारे तीसरे एलिमेंट पर, लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली एक आर्ट है, लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि वो विलिंगली, यानी अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करें। एक अच्छा मैनेजर हमेशा एक अच्छा लीडर भी होता है। लीडरशिप के 3 मेन स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर सारे डिसीजंस खुद लेता है, सबऑर्डिनेट से नहीं पूछता, जैसे एक आर्मी कमांडर। यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होता है, ऊपर से नीचे। सेकंड, डेमोक्रेटिक, जिसमें लीडर डिसीजंस लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, उनके आइडियाज लेता है। यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और थर्ड है लेजे फेयर या फ्री रेन स्टाइल, जिसमें लीडर सारी पावर ग्रुप को दे देता है और वो खुद डिसीजंस लेते हैं। तीनों स्टाइल्स में कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का अप्रोच बिल्कुल अलग है। हमारा चौथा और आखिरी एलिमेंट है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन पर ही टिका हुआ है। ये आइडियाज, फैक्ट्स और फीलिंग्स को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ना तो इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ना मोटिवेशन हो सकता है और ना ही लीडरशिप वर्क कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। ये जनरली रिटन होता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, बट ऑफिशियल और एक्यूरेट होता है। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो सोशल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। ये मोस्टली ओरल, बहुत फास्ट होता है, लेकिन इससे र्यूमर्स यानी अफवाहें भी फैल सकती हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को ग्रेपवाइन भी कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल अंगूर की बेल की तरह हर डायरेक्शन में फैलती है। इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता। ग्रेपवाइन के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है क्लस्टर नेटवर्क, जिसमें एक इंसान उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है जिन पर वो ट्रस्ट करता है, और फिर वो लोग आगे अपने ट्रस्टेड लोगों को बताते हैं। ऑफ कोर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कई रुकावटें भी आती हैं, जिन्हें हम बैरियर्स कहते हैं। इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। सिमेंटिक बैरियर्स, जो लैंग्वेज या वर्ड्स की प्रॉब्लम से आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो सेंडर या रिसीवर के माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कंपनी के स्ट्रक्चर या रूल्स की वजह से आते हैं। और पर्सनल बैरियर्स, जो सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। चलो एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं सिमेंटिक बैरियर का, जिसे कहते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। मान लो एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को कहता है टेक केयर ऑफ अ गेस्ट। अब बॉस के कहने का मतलब था कि गेस्ट के ट्रांसपोर्ट, होटल, खाने पीने सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबऑर्डिनेट ने सोचा कि शायद गेस्ट को बस होटल तक छोड़ना है। यहां अजम्पशन क्लियर ना होने की वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल हो गया। ओके, तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब जल्दी से कुछ एग्जाम टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। सबसे पहली गलती, स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रिमेंबर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। दूसरी गलती, मास्लोज नीड्स का ऑर्डर गलत लिख देना। ऑर्डर इज एवरीथिंग इन दैट थ्योरी। तीसरा, लीडरशिप स्टाइल्स को मिक्स कर देना, स्पेशली ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखो। चौथा, कम्युनिकेशन बैरियर्स के एग्जाम्पल देना भूल जाना, हमेशा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। और आखिरी, आधी अधूरी डेफिनेशंस मत लिखो। बी प्रिसाइज एंड यूज द करेक्ट कीवर्ड्स। तो इस चैप्टर में हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग
उसकी इंपॉर्टेंस और उसके चारों पिलर्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए एक सवाल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद एक्शन कैसे इनिशिएट करोगे? आई थिंक इसका जवाब अब आपके पास है। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक पिन कमेंट में है। और ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस सब कुछ जैसे मिक्स हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग के मीनिंग और नेचर से, फिर उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में क्या रिश्ता है, उसको कवर करेंगे। फिर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द कंट्रोलिंग प्रोसेस, और एंड में एक क्विक रिवीजन और कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये कंट्रोलिंग है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। कंट्रोलिंग का मतलब है ये चेक करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे प्लान के हिसाब से हो भी रहा है या नहीं। ये बेसिकली एक कंपैरिजन गेम है, हमने सोचा क्या था और असल में हुआ क्या। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का मतलब है ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज प्लान्स के मुताबिक ही परफॉर्म हो रही हैं। इसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं और अगर कोई कमी निकलती है तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो दो कीवर्ड्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं वो हैं कंपेयर एंड करेक्ट। चलिए अब इसके नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फर्स्ट, ये गोल ओरिएंटेड है। इसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। सेकंड, परवेसिव फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, बल्कि हर लेवल के मैनेजर को टॉप, मिडिल और लोअर करना पड़ता है, चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के प्लान्स को इंप्रूव करते हैं। और लास्ट, कंट्रोलिंग कोई आखिरी फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट साइकिल को वापस प्लानिंग तक ले आती है, जिससे एक नया और बेहतर साइकिल शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि कंट्रोलिंग इतनी जरूरी क्यों है। Why is it an indispensable function of management? क्योंकि सोचो, आपने कितने भी अच्छे प्लान्स बना लिए हों, वो फेल हो सकते हैं अगर उन पर ठीक से कंट्रोल ना रखा जाए। तो पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और अगर हम रास्ते से भटक रहे हैं तो वापस ट्रैक पे लाता है। सेकंड, इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कई बार हमारे सेट किए हुए टारगेट्स ही अजीब या अनरियलिस्टिक होते हैं, कंट्रोलिंग से ये बात साफ हो जाती है। थर्ड, इट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी वेस्टेज कम से कम होता है। फोर्थ, एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ता है क्योंकि उन्हें अपने गोल्स की क्लैरिटी होती है और पता होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाएगा। फिफ्थ है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिससे फ्रॉड और गलत काम कम होते हैं। और लास्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, यानी सब डिपार्टमेंट्स मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। ये एग्जाम्पल इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन वाले पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। देखिए, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को शक हुआ कि उनके 2 एम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो उनके कंप्यूटर के कीस्ट्रोक्स को मॉनिटर करता था, और पता चला कि वो एम्प्लॉयज ऑर्डर्स डिलीट करके पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे, और इस तरह उन्होंने $3 मिलियन का घपला कर दिया था। एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम की वजह से वो पकड़े गए। तो आप ये एग्जाम्पल अपने एग्जाम आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग के इतने सारे फायदे हैं, बट इट्स नॉट परफेक्ट। हर चीज की तरह इसकी भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हम प्रोडक्शन या सेल्स को तो नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय मोरल या जॉब सेटिस्फैक्शन को नंबर कैसे देंगे? थोड़ा मुश्किल है, राइट? सेकेंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी में चेंज या कंपटीशन, इन चीजों पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ना के बराबर होता है। थर्ड है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज।
देखो, किसी को भी पसंद नहीं है कि उन पर 24/7 नजर रखी जाए, जैसे सीसीटीवी से। एम्प्लॉयज इसको अपनी फ्रीडम पर एक अटैक समझते हैं। और लास्ट है कॉस्टली अफेयर। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदना या एक्सपर्ट्स हायर करना, काफी महंगा हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिश्ता। इन्हें इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। यहां हम इसके रिलेशनशिप को समझते हैं। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अंधी है, क्योंकि अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया, स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया, तो कंट्रोल क्या करोगे? कोई बेसिस ही नहीं है। सिमिलरली, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग बेकार है। आपने बेस्ट प्लान बना लिया पर उसे मॉनिटर ही नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा। इस स्लाइड पर देखो, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी वो रास्ता बताती है। ये फ्यूचर के लिए होती है, इसलिए इसे फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं। और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, वो चेक करती है कि सब ठीक हुआ या नहीं। ये पास्ट को देखती है, इसलिए इसे बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, आखिर में दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पर, द कंट्रोलिंग प्रोसेस। एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी आती ही आती है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि एक्चुअल में कंट्रोलिंग करते कैसे हैं। ये 5 स्टेप्स हैं और इनका ऑर्डर बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड सेट करना, यानी बेंचमार्क्स बनाना कि काम कैसा होना चाहिए। सेकंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। थर्ड, दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस निकालना। फोर्थ, अगर कोई डिफरेंस है यानी डिविएशन है तो उसे एनालाइज करना। और फिफ्थ, उस डिविएशन को ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, खास करके स्टेप नंबर 4 को। तो जब हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से अलग है, तो हम हर छोटी मोटी चीज के पीछे नहीं पड़ सकते। एक मैनेजर को इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना होता है। यहां 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स काम आते हैं जो डिविएशंस को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। इस स्लाइड में पारे का 2 प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी सीपीसी। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ की रिजल्ट एरियाज यानी KRAs पर फोकस करना चाहिए। ये वो एरियाज होते हैं जिनके गलत होने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% बढ़ना ज्यादा क्रिटिकल है एज कंपेयर टू पोस्टल चार्जेस का 15% बढ़ना। दूसरा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी MB। ये कहता है कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उन्हीं डेविएशंस पर ध्यान दो जो एक परमिसिबल लिमिट से बाहर हैं। अगर 2% तक का कॉस्ट इंक्रीज नॉर्मल है तो उसे इग्नोर करो, लेकिन अगर 5% हो जाए तो उस पर तुरंत अटेंशन देने की जरूरत है। प्रोसेस का फाइनल स्टेप है करेक्टिव एक्शन लेना। अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है तो शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेविएशन बड़ा है तो उसके रूट कॉज को पहचान कर उसे ठीक करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, मशीन ठीक करवाना, या अगर स्टैंडर्ड ही अनरियलिस्टिक था तो स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर देना। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना, इसकी रीच बढ़ जाती है। चलो अब इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं, ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। सबसे कॉमन मिस्टेक है CPC और MBO में कंफ्यूज होना। याद रखिए, CPC एरियाज पर फोकस करता है और MBO साइज ऑफ डिविएशन पर। दूसरी गलती, कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन लिखना। नहीं, ये साइकिल को वापस प्लानिंग पर ले जाता है। थर्ड, ये भूल जाना कि स्टैंडर्ड सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और लास्ट, प्रोसेस के 5 स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में ना लिखना। ये बहुत जरूरी है। ये स्लाइड आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पूरे चैप्टर की की टॉपिक्स और उनके मस्ट रिमेंबर कीवर्ड्स दिए हैं। मीनिंग इन नेचर में परवेसिव और बेंचमार्क याद रखो, इंपॉर्टेंस में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, प्लानिंग के साथ रिलेशनशिप में इनसेपरेबल ट्विन्स, प्रोसेस के 3 कीवर्ड्स हैं स्टैंडर्ड्स, डिविएशन, करेक्टिव एक्शन, और डिविएशन एनालिसिस में KRA, CPC और MBE। तो इसके साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। बस इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं।
आज हम मार्केटिंग चैप्टर का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, मार्केटिंग, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। इसमें से आपको केस स्टडीज भी मिलेंगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। हम इसमें समझेंगे कि मार्केटिंग असल में है क्या, ये सिर्फ सेलिंग से कैसे अलग है, टाइम के साथ इसकी सोच कैसे बदली है और वो कौन सी की स्ट्रैटेजीज हैं जो हर कंपनी यूज करती है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम मार्केटिंग के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी अलग अलग फिलॉसफीज को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग मिक्स कवर करेंगे। बिल्कुल लास्ट में एक क्विक रीकैप और जो कॉमन मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और PYQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मार्केटिंग है क्या? देखो, बहुत लोग इसे सिर्फ सेलिंग या एडवर्टाइजिंग समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो स्क्रीन पे देखो, ये है मार्केटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं: सोशल प्रोसेस, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग ऑफरिंग्स और एक्सचेंज। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनीज पहले लोगों की ज़रूरतों को समझती हैं, फिर उनके लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस बनाती हैं और फिर एक एक्सचेंज के थ्रू उसे कस्टमर तक पहुंचाती हैं। हमेशा याद रखिए, मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं है, ये कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। तो इसी से डेफिनेशन से ही मार्केटिंग के 3 मेन फीचर्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला है नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ही कस्टमर की ज़रूरत को पहचानना है। दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, यानी कंपनी उस नीड के हिसाब से एक कंप्लीट ऑफर तैयार करती है जिसमें प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, प्राइस सब कुछ आ जाता है। और तीसरा है एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसमें कस्टमर पैसे देकर प्रोडक्ट लेता है और इस प्रोसेस में कस्टमर और कंपनी दोनों को वैल्यू मिलती है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में इनका डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। देखो, सेलिंग का काम प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होता है और इसका फोकस बस किसी तरह एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना होता है, जबकि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले ही कस्टमर की नीड को रिसर्च करके शुरू हो जाती है। सेलिंग का गोल है ज्यादा सेल से प्रॉफिट कमाना, बट मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट अर्न करना। तो सेलिंग मार्केटिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम बदला ना, वैसे वैसे मार्केटिंग को लेकर कंपनीज की सोच भी बदली। इन्हीं अलग अलग अप्रोचेस को, इन्हीं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज कहते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें मार्केटिंग की सोच इवॉल्व हुई है। शुरुआत हुई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से, फिर फोकस शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट पे, उसके बाद सेलिंग पे, फिर मार्केटिंग पे, और आज का जो सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए इन सब को एक एक करके आराम से समझते हैं। ये टेबल इस पूरे टॉपिक को एकदम परफेक्टली समराइज कर देता है। ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना ताकि प्रोडक्ट सस्ता हो और हर जगह अवेलेबल हो। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें फोकस क्वालिटी और फीचर्स पे आ गया कि भाई बेहतर प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर अपने आप खरीदेगा। उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें सोचा गया कि कस्टमर अपने आप नहीं खरीदेगा, उसे अजीब अजीब तरीकों से अग्रेसिव सेलिंग से कन्विंस करना पड़ेगा। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कस्टमर इज किंग वाली बात आई, यानी पहले नीड समझो फिर प्रोडक्ट बनाओ। और फाइनली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी का भला भी सोचना जरूरी है। ओके, अब जब हमने मार्केटिंग का क्या और क्यों समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि एक मार्केटर असल में करता क्या है, यानी व्हाट आर द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक मार्केटर का काम बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वो मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है ताकि कस्टमर की नीड्स पता चलें। फिर उसके बेसिस पर प्लानिंग करता है कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इसके बाद प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करना, उसे एक ब्रांड का नाम देना, उसकी पैकेजिंग डिसाइड करना, प्राइस सेट करना और आखिर में उसे प्रमोट करना, ये सारे मार्केटिंग के ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वैसे समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे रीच बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं द मार्केटिंग मिक्स। ये किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बिल्कुल कोर होता है। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली उन चीज़ों का सेट है जिनको एक फर्म कंट्रोल करके मिक्स एंड मैच करती है ताकि अपने टारगेट मार्केट से वैसा रिस्पॉन्स मिले जैसा वो चाहती है। इन्हें हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एनीथिंग ऑफ वैल्यू हो सकता है। एक गुड जैसे कि एक फ़ोन, एक सर्विस जैसे कि बैंकिंग, या एक आइडिया, कुछ भी जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे और जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार हो। ये मार्केटिंग मिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है।
दूसरा पी है प्राइस। ये वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 4 पीज में से ये अकेला एलिमेंट है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू यानी पैसा लाता है, बाकी सब में तो खर्चा होता है। सही प्राइस सेट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिमांड और कंपनी के प्रॉफिट दोनों को सीधा अफेक्ट करता है। तीसरा पी है प्लेस, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट सही टाइम पर, सही जगह पर आपके टारगेट कस्टमर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, ये सारी एक्टिविटीज। सोचो आपने प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लिया हो, अगर वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो सब बेकार है। और फाइनल पी है प्रमोशन। प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताती है और उन्हें खरीदने के लिए मनाती है। इसके टूल्स होते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन जैसे कि डिस्काउंट्स देना और पब्लिक रिलेशंस। प्रमोशन का मेन एम है कस्टमर को मोटिवेट करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। जैसे कोका कोला का प्रोडक्ट, ड्रिंक, प्राइस, एमआरपी, प्लेस हर दुकान पे मिलना सब सेट है, लेकिन उनके एड्स, प्रमोशन ही तो उन्हें हमारे दिमाग में सबसे ऊपर रखते हैं। अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, इससे बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। यहाँ हम पूरे चैप्टर को जल्दी से समराइज करेंगे और उन कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करेंगे जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं ताकि आपके मार्क्स ना कटें। देखो, सबसे बड़ी गलती होती है मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही समझ लेना, जिसका डिफरेंस हमने डिटेल में कवर किया। दूसरी गलती, फिलॉसफीज में कंफ्यूज हो जाना, जैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सुनने में सेम लगते हैं, बट एक का फोकस क्वांटिटी है तो दूसरे का क्वालिटी। तीसरा, 4 पीस के सारे एलिमेंट्स को ठीक से एक्सप्लेन ना करना। और आखिरी, डेफिनेशंस लिखते वक्त कीवर्ड्स को मिस कर देना, जिससे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर से हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी है? चलिए एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। तो समराइज करते हैं। पहला, मार्केटिंग का बेसिक मतलब है नीड्स को सेटिस्फाई करना थ्रू एक्सचेंज। दूसरा, 5 फिलॉसफीज जो प्रोडक्शन से शुरू होकर सोसाइटी के वेलफेयर तक इवॉल्व हुई हैं। और तीसरा, मार्केटिंग मिक्स यानी 4 पीज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बेस है। अगर आपको ये 3 फ्रेमवर्क याद हैं तो आप इस चैप्टर का कोई भी आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और प्रोसेस को एक फ्लो में रिवाइज कर लिया है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक पिंड कमेंट में है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। ये प्रॉब्लम आई थिंक हम सब ने फेस की है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम बिजनेस स्टडीज के हर टॉपिक को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क ना कटे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर राइट्स, ड्यूटीज, जस्टिस सिस्टम और रेमेडीज सब कुछ कवर करेंगे, और एंड में एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और एक क्विक रीकैप भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द बेसिक्स। आखिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कंज्यूमर है कौन? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी चीज़ या सर्विस खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में पैसे देता है। इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन सब ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई चीज़ आगे बेचने के लिए ली है, यानी फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। केस स्टडीज में ये पॉइंट बहुत घुमा कर पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब इस स्लाइड से हम मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट समझते हैं। पहले मार्केट कैवियाट एम्प्टोर पर चलता था, जिसका मतलब था लेट द बायर बीवेयर, सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की। लेकिन अब मार्केट कैवियाट वेंडेटोर पर चलता है, यानी लेट द सेलर बीवेयर। अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे। बेसिकली आज के टाइम में कंज्यूमर ही मार्केट का किंग है।
चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द 6 कंज्यूमर राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर कंज्यूमर को देता है। एक एक करके इन सबको अच्छे से समझेंगे। आपने ये जागो ग्राहक जागो का पोस्टर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये कैंपेन कंज्यूमर्स को उनके इन्हीं राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 राइट्स हैं क्या। तो ये हैं वो 6 राइट्स। चलो इन्हें सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी, यानी आपको अनसेफ प्रोडक्ट से बचने का पूरा अधिकार है, जैसे प्रेशर कुकर लेते वक्त हमेशा ISI मार्क चेक करना। सेकेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जानने का हक, जैसे प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स। थर्ड, राइट टू चूज, मतलब आपको अलग अलग ब्रांड्स में से चूज करने की आज़ादी है। कोई दुकान वाला आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ, राइट टू बी हर्ड, यानी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपकी बात सुनी जाएगी। फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलने का पूरा हक है। एंड फाइनली, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी आपको अपने इन्हीं राइट्स के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ओके, सो राइट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट राइट्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्मार्ट और अवेयर कंज्यूमर होने के नाते आपको अपनी ड्यूटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पहला, मार्केट में क्या क्या गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके बारे में अवेयर रहो। दूसरा, हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदो, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर ISI मार्क और फूड प्रोडक्ट्स पर FPO मार्क जरूर चेक करो। तीसरा, लेबल्स को ध्यान से पढ़ो, प्राइस, एक्सपायरी, सब कुछ। चौथा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पक्का बिल या कैश मेमो जरूर लो, ये आपके परचेज का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। पांचवा, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहो। और आखिरी, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो एक जेन्युइन कंप्लेंट फाइल करने से बिल्कुल मत हिचकिचाओ। तो ये थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन सोचो, अगर सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे और आपके राइट्स वायलेट हो जाएं, तब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? यहीं से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द 3-tier जस्टिस सिस्टम। इसे हम रिड्रेसल मशीनरी भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में 3 लेवल्स हैं, एकदम सिंपल। सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करते हैं। अगर आप वहाँ के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, और अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनल अपील नेशनल कमीशन में होती है। ये क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी मॉनेटरी लिमिट्स। इसे अच्छे से समझो। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू 50 लाख रुपीस तक है तो आपका केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। अगर वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन जाएंगे, और अगर वैल्यू 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो केस सीधा नेशनल कमीशन में फाइल होगा। ये फिगर्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल की और आप केस जीत गए, तो आपको क्या क्या रिलीफ्स या रेमेडीज मिल सकती हैं, चलिए देखते हैं। कमीशन आपको इनमें से कोई भी रिलीफ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सेलर को ऑर्डर दे सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिफेक्ट ठीक करें, या फिर आपकी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक नए सही प्रोडक्ट से रिप्लेस करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको प्रोडक्ट का पूरा प्राइस रिफंड भी मिल सकता है, और अगर आपको कोई लॉस या इंजरी हुई है तो उसके लिए अलग से कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। इसके अलावा कोर्ट सेलर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बंद करने और मार्केट से सारे डेंजरस गुड्स हटाने का ऑर्डर भी दे सकती है। हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, एग्जाम में आप क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं और एक फाइनल क्विक रिकैप। सो इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, चलो पता करते हैं ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कमीशंस के पेक्यूनियरी लिमिट्स में कंफ्यूज होना। वो 50 लाख 2 करोड़ वाली लिमिट्स, इनको अच्छे से रट लो। दूसरी कॉमन मिस्टेक है कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में मिक्स कर देना। दोनों अलग अलग हैं, अच्छे से याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रिलीफ्स जैसे रिफंड या रिप्लेसमेंट लिखना भूल जाते हैं, जिससे मार्क्स कटते हैं। और हाँ, अपने आंसर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जरूर मेंशन करना, इससे आपका आंसर कंप्लीट लगता है। चलिए अब सिर्फ 2 मिनट में पूरे चैप्टर का एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके माइंड में एकदम फ्रेश हो जाएं।
तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। हमने 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स समझे। फिर हमने कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस की। उसके बाद हमने 3 टियर रिड्रेसर मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन को जाना, उनकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस को याद किया और फाइनली अलग अलग रिलीफ्स जैसे रिफंड और रिप्लेसमेंट को देखा। एसेंशियली यही इस पूरे चैप्टर का कोर है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सर्विसेज इतनी कॉमन है, आपके हिसाब से कौन सा कंज्यूमर राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह से रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिवीजन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज का हमारा फोकस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाएं। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम फाइनेंस के बेसिक्स समझेंगे, फिर बिजनेस के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर और अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे और एंड में एग्जाम रिलेटेड टिप्स और एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम इस चैप्टर की फाउंडेशन यानी फाइनेंस की बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या है? सिंपल शब्दों में ये वो पैसा है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जरूरी है। चाहे बिजनेस शुरू करना हो, उसे रोज चलाना हो या उसे एक्सपैंड करना हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। फाइनेंस ही बिजनेस का लाइफ ब्लड है। तो आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है। इट इज द आर्ट ऑफ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं, प्रोक्योरमेंट यानी पैसा कहाँ से, कितना और किस कॉस्ट पर लाना है, और यूसेज यानी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि बेस्ट रिटर्न्स मिलें, कॉस्ट कम हो और रिस्क कंट्रोल में रहे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कई लोग सोचते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस को बढ़ाना। हर फाइनेंशियल डिसीजन इसी गोल को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब टाटा स्टील ने कोरस को $12 बिलियन में एक्वायर किया तो ये एक मैसिव फाइनेंशियल डिसीजन था। उन्हें सोचना पड़ा कि इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, डेट से या इक्विटी से, और इसका कंपनी के प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द 3 पिलर्स यानी फाइनेंशियल डिसीजंस। हर फाइनेंशियल मैनेजर को ये 3 कोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने फंड्स को किन लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि नई फैक्ट्री लगाना या नई मशीनरी खरीदना। ये डिसीजंस बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि इनका असर कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी पर पड़ता है। तो ऐसे डिसीजंस लेते वक्त एक मैनेजर क्या देखता है? वो देखता है कि प्रोजेक्ट से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, उस इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। दूसरा पिलर है फिनेंसिंग डिसीजन। ये डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहाँ से। बेसिकली फंड रेज करने के 2 मेन सोर्सेज होते हैं, ओनर्स फंड्स जैसे इक्विटी शेयर्स और बोरोड फंड्स जैसे डिबेंचर्स या लोन्स। कंपनी को इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्स डिसाइड करना होता है। ये मिक्स डिसाइड करते टाइम कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। पहला है कॉस्ट। डेट मतलब लोन जनरली सस्ता होता है क्योंकि इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन दूसरा फैक्टर है रिस्क। डेट रिस्की भी है क्योंकि इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। इसके अलावा फंड्स रेज करने की कॉस्ट यानी फ्लोटेशन कॉस्ट्स,
ओनर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है या नहीं, और कैपिटल मार्केट की कंडीशंस, ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और तीसरा पिलर है डिविडेंड डिसीजन। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर उसे बिजनेस में ही रिटेन कर ले, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, ताकि फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज किया जा सके। कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करना है, ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितनी हैं और वो स्टेबल हैं या नहीं। अगर कंपनी के पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो ज़्यादा पैसा रिटेन करेगी। टैक्सेशन पॉलिसी और स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी इस डिसीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन डिसीजन से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सेक्शन 3 है प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है कंपनी के टोटल कैपिटल में डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है। एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हुए शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। इसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी सस्ते डेट का इस्तेमाल करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को बढ़ाती है। लेकिन ये तभी फायदेमंद होता है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो। इस टेबल को ध्यान से देखिए। दोनों सिचुएशंस में कंपनी का प्रॉफिट यानी ईबीट 4 लाख है। सिचुएशन 1 में कोई डेट नहीं है तो ईपीएस है 28 रुपीस। लेकिन सिचुएशन 2 में कंपनी ने डेट लिया, भले ही इंटरेस्ट पे करना पड़ा पर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। रिजल्ट क्या हुआ? ईपीएस बढ़कर 42 रुपीस हो गया। यही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कमाल है। अब तक हमने लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात की, पर बिजनेस को चलाने के लिए 2 तरह के कैपिटल की जरूरत होती है। चलिए सेक्शन 4 में समझते हैं फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे मशीनरी या बिल्डिंग में इन्वेस्ट होता है। सोचो, एक कार कंपनी को नई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए जो करोड़ों रुपए लगेंगे वो फिक्स कैपिटल है। ये कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। वहीं वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल के लिए चाहिए होता है ताकि डे टू डे ऑपरेशंस स्मूथली चलते रहें। उसी कार कंपनी को रोज स्टील खरीदना है, वर्कर्स को सैलरी देनी है, इसके लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जबकि वर्किंग कैपिटल कंपनी की लिक्विडिटी यानी कैश पोजीशन को अफेक्ट करता है। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर हैं। यहाँ हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और पूरे चैप्टर का एक क्विक रीकैप करेंगे। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए इन कॉमन मिस्टेक्स से जरूर बचना। पहला, तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड के बीच कंफ्यूज मत होना। दूसरा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करना जब आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो। तीसरा, हमेशा याद रखो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। और आखिर में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को आपस में मिक्स मत करना। तो इस चैप्टर में हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट गाइड्स ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस? बिल्कुल सही, इट्स शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको ये कोर कॉन्सेप्ट याद है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।